नवरत्न मिनी रत्न हो गया। फिर चलते हैं नवरत्न के बाद आगे चलते हैं मिनी रत्न। तो मिनी रत्न किस कंपनी को कहेंगे या किसको कहेंगे मिनी रत्न? तो मिनी रत्न जो है वो आपको मिनी रत्न कहने के लिए पहला चीज तो किसी भी कंपनी को मिनी रत्न कहलाने के लिए उसमें मिनिमम जो है प्रॉफिट 3 साल में 3 ईयर प्रॉफिट जो है होना चाहिए 30 करोड़। 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए 30 करोड़ और वो भी टैक्स के सहित। दूसरी चीज, ये 3 साल में रेगुलर, पिछले 3 साल में हमेशा ये प्रॉफिट में रहा हो और इसका नेट वर्थ जो है पॉजिटिव हो। नेट वर्थ मिनी रत्न कंपनी का नेट वर्थ जो होगा नेट वर्थ पॉजिटिव होगा। मिनी रत्न का मिनी रत्न 3 ईयर 300 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। और दूसरी चीज 3 साल लगातार ये प्रॉफिट में होना चाहिए। तीसरी चीज इसका क्या है, ये नेट वर्थ इसका जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर है महारत्न कंपनी। तो महारत्न किसको कहेंगे? तो महारत्न कहलाने के लिए किसी भी कंपनी का नेट वर्थ जो है नेट वर्थ आपको 10,000 करोड़ का होना चाहिए। उसके बाद इसका टर्नओवर जो है टर्नओवर 20,000 करोड़ का होना चाहिए। टर्नओवर 20,000 करोड़ का और नेटवर्थ 10,000 करोड़ का होना चाहिए। इसका इन्वेस्टमेंट जो है 25 करोड़ और इसका शेयर बाजार में नाम होना चाहिए। इस कंपनी का शेयर बाजार में नाम होना चाहिए। किस कंपनी का? महारत्न कहलाने के लिए पहला कंडीशन है शेयर बाजार में नामित हो। दूसरी कंडीशन है ये पहले से नवरत्न होगा, उसी को महारत्न कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन है इसका नेट वर्थ जो है 10,000 करोड़ हो। कंडीशन टर्न ओवर इसका जो है आपको 20,000 करोड़ का हो और ये पॉजिटिव चल रहा हो प्रॉफिट में। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। तो शेष से भिन्न है पहला संख्या 23, दूसरा 29, 31, 37, 42, 43, 47। तो इसमें 42 एक संख्या जो है वो एक सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न कहता है 2 या अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण 2 प्रकार का होता है। मिश्रण 2 प्रकार का। पहला समांग मिश्रण, दूसरा विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण और समांग मिश्रण में क्या अंतर है? समांग जो है, समांग मिश्रण जब घुलेगा तो जैसे चीनी में पानी घोलेंगे, चीनी में पानी, तो चीनी का अणु जो है, ये अगर पानी है तो चीनी में पानी घोलेंगे तो वो एक निश्चित तरह से घुल जाएगा, उसमें नीचे चीनी नहीं बैठेगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, विलीन हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो चीनी और पानी का अनुपात अगर एक निश्चित हो, जैसे जल जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, ये निश्चित अनुपात में है। सॉरी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है आपको जल। तो यहाँ पर निश्चित अनुपात है 2:1। जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, या अणुओं का अनुपात हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 2:1। अब इसमें पूछ देगा जल में
अनुभार का अनुपात कितना होता है, अणुओं का अनुभार का अनुपात, तो 1:8। कैसे होगा ये भी देखते हैं। तो पहला चीज तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन O2 का 16। तो जल में अणु कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 1 अनुपात 1 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 2:16, ये 1:8। तो परमाणविक अनुपात कितना हो जाएगा, 1:8। समांग मिश्रण ये निश्चित रूप से पूरी तरह से विलीन हो जाता है। और विसमांग मिश्रण जैसे पानी में मिट्टी, पानी में मिट्टी का घोल, ये विसमांग मिश्रण है। मिट्टी का गाद एक मोटा लेयर नीचे बैठ जाएगा, लेकिन पानी में पूरी तरह से घुलेगा नहीं, विसमांग मिश्रण है। फिर आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न है, यदि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होगा, और वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आर बटा 100 माइनस गुना 100, आर बटा 100 माइनस आर गुना 100। तो यहाँ पे आर जो है 25 दिया हुआ है, आर इक्वल टू 25, तो 25/100 माइनस 25 गुना 100, तो 25/75 गुना 100, 25 दिया 75, 100 से 3 भाग लगाएंगे तो 33 लगभग आएगा, 3.33। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ अगर इस प्रकार का ये कम हो रहा है, 25% कम हो रहा था तो माइनस कर दिए, यही अगर 25% अधिक रहता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते, ये माइनस हटा देते। तो ये दोनों के लिए फार्मूला हो गया, कम रहेगा तो माइनस और अधिक रहेगा प्लस का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न जो है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय का कला रूप का प्रचलन है। तो बिहार और मथुरा क्षेत्र में, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, रहीम 45 केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदते और 54 रुपए की दर से बेच दिया। मतलब 45 रुपया में रहीम जो है क्या करता है, 45 रुपए केजी, मतलब 1 केजी का दाम 45 रुपया है, और खरीदा कितना, 20 केजी, यही ना। तो 20 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 900 रुपया। 1 केजी का दाम 45 रुपया, तो 20 केजी का दाम 45 गुना 20 इक्वल टू 900। अब हो जाएगा 54 केजी के दर से बेच दिया, 1 केजी में बेचा कितना, ये खरीदा, ये बाय किया और सेल करेगा कैसे, तो 54 रुपये प्रति केजी। अब बेच रहा है ये, तो बेचेगा कितना, जितना खरीदिएगा उतना ही बेचिए, तो 20 कितना हो जाएगा, 1080 रुपये। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए, 1.5 केजी संतरा खराब हो गया। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये पर केजी के दर से बेचा, तो इसमें यहाँ पे 20 केजी नहीं, ये 1.5 केजी खराब हो गया था संतरा, तो 20 केजी टोटल था, उसमें से 1.5 केजी क्या हुआ, खराब हो गया। तो 1.5 केजी खराब हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो एक तो 54 रुपये केजी बिक रहा था, वो अच्छा वाला, अच्छा कैसे बिक रहा था, 54 रुपये, और खराब वाला बिक रहा था कैसे,
10 रुपये केजी। खराब कितना था? 1.5 केजी। टोटल 20 केजी था। 20 केजी में 1.5 केजी खराब, तो बचा कितना? 7.5 केजी, 17.5, सॉरी 18.5 केजी। 18.5 केजी ये बचेगा। तो 18.5 केजी जो अच्छा बचा हुआ है, इसको 54 रुपये के हिसाब से बेचेगा। और जो 10 केजी है वो खराब था, इसको बेचेगा ये 10 रुपये। ये 10 रुपये का मूल था, ये 1.5 केजी। तो 1.5 केजी को 10 रुपये के मूल के हिसाब से बेचेगा तो कितना होगा दाम? 15 रुपया। ठीक है, 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो 1.5 केजी का दाम 10 गुना 1.5, 15 रुपया। अब बचा कितना? 18.7 केजी। तो 18.7 केजी जो है बेच रहा है कैसे? 54 रुपये के से। तो 54 रुपये के दर से जब बेचेंगे 18.5 केजी, तो कितना आएगा? गुना करेंगे इसको फिर, 54 गुना 18.5, ये हो जाएगा आपका 999 रुपया। तो 999 और ये 15 रुपया दोनों बेचा गया। तो कुल इसका बिका हुआ पैसा कितना हुआ? हो जाएगा 9 5 14, 9 1 10, एक सॉरी 10, 1,014 रुपया। तो 1,014 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। और 900 रुपया में खरीद रहा है। अब पूछा जा रहा है उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 1,014 रुपया में बेचेगा और 900 रुपया में खरीदेगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? तो उसको जो है, उसको जो है आपको लाभ होगा। लाभ होगा कितना का? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला उपयोग करेंगे हम लोग। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो बेच रहा था 1,014 में, खरीदा था 900 रुपया में, इस लाभ निकल गया। क्रय मूल्य कितना इसका हो जाएगा? टोटल 900 गुना 100, काट कूट कर लीजिएगा। इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 900 रुपया 10,000 1,014 में घटाएंगे तो वैल्यू बचेगा 114 रुपया। 114, सॉरी 114 रुपया बटा 900 गुना 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? 114/9 इक्वल टू 12.66, मतलब 12.2/3% का लाभ हुआ। अब ये है 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितने बार आएगा। तो इसको हम लोग जब भी परीक्षा में बैठे तो सबसे लास्ट में बनाए, अगर समय बचा हुआ हो तब, क्योंकि पूरी की पूरी 301 से 399 तक लिख लीजिए और गिन लीजिए। अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो असहयोग आंदोलन का परिणाम पहले क्या होगा? तो जितने भी असहयोग मतलब ब्रिटिश लोगों का सहयोग नहीं देना। तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल करना शुरू कर दिए, मतलब ब्रिटिशों का
सहयोग नहीं कर रहे थे, हड़ताल कर दिए, काम काज सब बंद कर दिए। दूसरी चीज, असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 में। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? एम के गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब जानते हैं असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण 1922 में बंद हो गया था, 2 साल बाद। 1922 में बंद हो गया, 2 साल बाद। अब चौरा चौरी कांड हुआ, तो चौरा चौरी कांड और असहयोग आंदोलन में क्या देखा जाए, कितने लोग और क्या हुआ था? तो चौरा चौरी कांड में चौरा गोरखपुर जिला के चौरा चौरी जगह पर, चौराहा पर पुलिस थाना में आग लगा दिया गया था, जिससे 21 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इस कारण से महात्मा गांधी को बहुत आहत हुआ, आघात पहुंचा, और वे असहयोग आंदोलन बंद करने का निर्णय लिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। ये क्यों हुआ था? तो ईरान के खलीफा का पद जो है, ब्रिटिश लोगों ने उनको मान्यता को रद्द कर दिया था, इस कारण से हुआ। फिर 1919 में एक घटना और हुई, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट 1919 में ही आया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अब इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया था। असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ी जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय का मृत्यु हुई थी 1919 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए। अब इन्होंने एक वाक्यांश बोला था, कुछ एक कथन, क्या कहा था? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत का कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया कथन है। अब देखते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहले होने का कारण, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी। सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी के कारण लोग जालियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे। और यह घटना हुआ था जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जालियांवाला बाग जो है, ये जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। और यहाँ पे जर्नल डायर ने गोलियां चलाने की आदेश दिया था। यह अमृतसर में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर, पंजाब। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं फिर। नौ नंबर, स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं। तो स्थानिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एक स्थान पे पाया जाएगा। तो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं ये स्थानिक प्रजातियां। मानुषी झिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो मानुषी झिल्लर 2017 का खिताब चीन में जीता था। अब 2020 का मिस वर्ल्ड कौन है? 2020 का मिस वर्ल्ड 2020 का मिस वर्ल्ड है एंड्रिया मेझा। एंड्रिया
मेजा। एंड्रिया मेजा है कहाँ की? तो एंड्रिया मेजा मेक्सिको की है, मेक्सिको की है एंड्रिया मेजा। अब एंड्रिया मेजा फ्लोरिडा में जीती मिस यूनिवर्स का खिताब, ये इन्हीं ने मिस यूनिवर्स और वर्ल्ड दोनों का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता। और 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब, 2019 मिस वर्ल्ड जमैका के टोनी एनसी, जमैका का जमैका का टोनी एनसी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कहता क्या है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, हल न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिया जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों का उत्तर दिया और उसे 90 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए कि कितने उत्तर सही थे। तो अंबिका का उत्तर सही कितना था? तो सही अंकों के लिए कितना मिलता है? सही प्रश्न के लिए 1 अंक। 120 प्रश्न उसने हल किया, 120 प्रश्न हल किए, ठीक है। 120 हल करने के बाद उसको कितना प्राप्त हो रहा है? 90। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या x मानते हैं, तो 120 हल किया गया, ना हल किया गया सम प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। जो प्रश्न हल नहीं किए गए, तो 120 माइनस x, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि 120 प्रश्न को हल किया गया तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलते हैं। तो 120 प्रश्नों को हल किया, मान लिया जाए 120 क्वेश्चन सही हुआ। तो 120 प्रश्न बनाया और उसे 90 अंक मिला, तो 90 अंक मिला तो कितना प्रश्न हल किया? तो एक प्रश्न हल करने के लिए, सही पाने के लिए उसे x, तो सही सही किया गया, सही उत्तर x प्रश्न का दिया गया, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? अंक मिलेगा x गुना 1, ये इसका सही नंबर होगा। अब इसमें देखते हैं, ये तो आपको नंबर प्राप्त होगी सही उत्तर के लिए, तो x गुना 1 मतलब 90 अंक मिला, तो आपका 90 x गुना 1 होगी। अब आपने बनाया था कितना टोटल? 120, तो 120 में बनाए तो आपको नंबर कितने मिलने चाहिए एक नंबर के हिसाब से? तो 120 गुना 1, तो 120 नंबर। और आपने गलत कितना किया ये पता नहीं, तो 120 प्रश्नों को उत्तर दिया जिसमें सही प्रश्न थे x, तो गलत प्रश्न की संख्या कितनी? गलत प्रश्नों की संख्या 120 माइनस x हो गया। तो गलत प्रश्नों के लिए कितना अंक कटता है? 1/2 हो गया। अब टोटल प्रश्न 120, आपका नंबर एक का प्रश्न सही करने के लिए 1 नंबर मिलता है, तो टोटल नंबर 120 मिलना चाहिए, लेकिन आपको हाफ मार्क्स कटता है एक गलत उत्तर के लिए। तो गलत प्रश्नों की संख्या सही, कुल प्रश्नों में से सही प्रश्नों को घटा देंगे तो गलत प्रश्न निकल जाएगा। तो 120 माइनस x बराबर 120 में से नेगेटिव मार्क्स घट गया तो आपको 90 नंबर प्राप्त हो रहा है। इसे अब हल करेंगे, तो हल करेंगे क्या मिलेगा? 120 माइनस 120/2
माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 90। अब देखते हैं 90 हो गया, तो 90 यहाँ 120 120 कट गया 60, 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 प्लस 1/2 इक्वल टू 90। x और देखें तो x जो है ये 120 प्लस 1/2, 60 प्लस 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। x/2 इंटू 30 गुना 2 इक्वल टू 60 मार्क। आपने 60 प्रश्न गलत किया था। गलत प्रश्नों की संख्या 60, गलत प्रश्न के 60, तो सही उत्तर दिया गया आपके द्वारा कितना, 60 प्रश्न का, जो कि ये आंसर गलत है। ये बोर्ड के द्वारा दिया गया आंसर गलत है। आंसर एक सही होगा, 60 मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। वो 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, तो देखते हैं। x/2 इक्वल टू 30, ठीक है, तो x/2 इक्वल टू 30, ये इधर भाग में है, इधर जाएगा गुना में होगा, इक्वल टू 60। ये आपने सही प्रश्न था आपका, सही प्रश्न 60 बनाए, टोटल आपने 120 प्रश्न बना रहा है, आप बना रहे हैं, तो 120 बनाए ही, उसमें से आपका 60 सही हुआ, तो गलती कितने प्रश्न है? गलत प्रश्नों की संख्या 60 बची, 120 टोटल बनाए थे, जिसमें से आपका 60 सही हुआ, तो कितना गलत, 60 गलत। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर पे, मिनी माता कन्वेंशन। तो मिनी माता, इसके नाम से छुपा हुआ है कि मिनी माता ये रोग, मिनी माता एक रोग है, बीमारी है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो मिनी माता बीमारी जो है किसके कमी के कारण होता है, तो पारा के कमी के कारण। मिनी माता बीमारी पारा के कमी के कारण होता है। अब आगे चलते हैं। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंचा है, तल से क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंचा है। खिड़की से तल बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं इस प्रकार के हैं। हम लोग यहाँ पे एक मैथ का देखा जाए तो अब नयन और उन्नयन को वैल्यू ना दे करके डायरेक्ट बनाएंगे इस प्रकार से। मान लेते हैं कि यहाँ खिड़की है, ये खिड़की हो गई, टोटल आपका छत जो है यहाँ है, तो छत से यहाँ पे आ जाइए, और ये खिड़की। अब इन दोनों में देखा जाए तो एक 60 डिग्री जो बड़ा वाला होगा वो 60 डिग्री, जो छोटा वाला होगा वो 30 डिग्री का आएगा। तो इमारत का उन्नयन कोण 60 डिग्री, खिड़की का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब कहते हैं इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है, खिड़की से तल बिंदु P है, बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है।
अब इसका ज्ञात करने के लिए खिड़की से तल की यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है ये 10 मीटर है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार निकाल लेंगे इसका। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। इसी फार्मूला के ऊपर इसे बना लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देखते हैं। तो सुंदर संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में उपस्थित नहीं है। आपका डाची ग्राम उपस्थित है भारत में, बाल पराक्रम है और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। दाची ग्राम में देखा जाए तो क्या चीज है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और 4 नेशनल पार्क हैं। उनका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाची ग्राम नेशनल पार्क, दाची ग्राम। दूसरा हो जाएगा किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और चौथा है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटक में उपस्थित है, अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अब इसमें देखिए सलीम अली, दाची ग्राम, किश्तवाड़, हेमिस। तो सलीम अली और दाची ग्राम, किश्तवाड़, हेमिस, ये जम्मू कश्मीर का ये अगर मैप है, ये मैप को ले लें तो इस मैप में सलीम अली यहाँ है, दाची ग्राम यहाँ है, किश्तवाड़ यहाँ है और ये लद्दाख इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हम लोग देखें तो पश्चिम से पूरब इसे कह सकते हैं, पश्चिम से पूरब, या फिर पश्चिम से पूरब, या फिर हम इसे ले सकते हैं कहां से, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूछा जाए कि इन इन अभ्यारण्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए, तो सबसे पहला हो जाएगा सलीम अली, दूसरा हो जाएगा दाची ग्राम, दूसरा दाची ग्राम, दूसरा दाची ग्राम, तीसरा किश्तवाड़ और चौथा हेमिस। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, सलीम जो है 10 गांवों को, 10 गांवों का किस्त लेकर, सलीम जो है, सलीम 10 गांवों को, 10 गांवों का किस्त लेकर मिस कर गया। ये हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, पूछ देगा तो हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, त्रिभुज ए बी सी का आधार बी सी बिंदु डी पर इस प्रकार प्रभावित है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का आधार है बी सी, बिंदु डी इस प्रकार विभाजित है, बीसी जो है इस प्रकार विभाजित है कि बी डी डीसी के आधे के बराबर है। मतलब जितना ये होगा, यहाँ पे अगर एक डी खींच दिया जाए तो ये जितना होगा उतना ही ये है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। मतलब बी ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल ए डी सी, ए डी सी के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, ये वाला का कितना गुना होगा। तो इसका हम लोग मैथ के क्लास में देखेंगे कि ये 3/2 कैसे होता है।
अगला है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। नरेंद्र मोदी जो है आपका प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री। अब अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1857 को माना जाता है। 1857 के युद्ध जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। बताइए कि रॉलेट एक्ट में का विरोध प्रदर्शन कौन सा व्यक्ति कर रहे थे जिनका मृत्यु हुआ? जिनका मृत्यु हुआ वो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इन्होंने एक शब्द कहा था, कौन सा शब्द कहा था? तो इन्होंने जो शब्द कहा था वो शब्द है, मेरे सिर पर का, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा। ये संताल विद्रोह जो हुआ था 1856 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1856। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता क्या है कि ए और बी, मैथ हम लोग आज छोड़ देते हैं। मैथ हम लोग एक दिन अलग से कर लेंगे पूरा सेट का, आज सिर्फ जीके, क्योंकि टाइम नहीं बच पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित था? तो गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको गांधी इरविन समझौता में के द्वारा वापस ले लिया गया था। अब इसमें देखते हैं, गांधी इरविन समझौता तो 1921 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इस समय कोई और घटना घटी थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। और उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1900, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गांधी जी भाग लिए थे। एम के गांधी भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही। अब आगे चलते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला 31, सॉरी पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एम के गांधी भाग लिए थे, तीसरे में नहीं गए थे। 1932 में एक घटना घटी थी, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की घटना 1932 में हुआ। पूना पैक्ट की घटना 1932 में घटी। ये किन के बीच हुआ? तो और गांधी और किस व्यक्ति के बीच? तो भीमराव अंबेडकर। गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें हिंसा के आरोपियों को रखा गया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, ये 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस वक्त जो हिंसा या उसके बाद या उसके पहले जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, जो हिंसा किए थे, उनको रिहा नहीं किया गया था, और जो हिंसा नहीं किए थे उनको रिहा कर दिया गया था गांधी इरविन समझौता के आधार पर। अब देखते हैं 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह 1930 में हुई। और गांधी इरविन समझौता पूना पैक्ट के द्वारा एक और साझेदारी हुई थी, और वो हुआ था शराब और विदेशी कपड़े के दुकान के पास धरना दे सकते थे लोग। पहले ये गैर कानूनी था, लेकिन गांधी इरविन समझौता के बाद यह कानूनी हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में बंद हो गई थी। और आगे चलते हैं। शेर, बिल्ली, भेड़िया। शेर और बिल्ली दोनों लगभग एक ही प्रजाति में आते हैं या अलग अलग प्रजातियां हैं? तो शेर बिल्ली एक ही प्रजातियां हैं। उसी प्रकार भेड़िया और कुत्ता एक ही प्रजाति का जानवर है। आगे है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो एक समूह नहीं है? तो प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा एक समूह नहीं है। पुनर्वन पुनर्वन रोपण का क्या अर्थ है? पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है? तो पुनर्वन रोपण का अर्थ होगा नष्ट हुए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। जैसे जो पेड़ हम लोग काट देते हैं, उस जगह पर दूसरे पेड़ को लगा देना को पुनर्वन आवरण कहते हैं। अब पुनर्वन आवरण से हमें क्या क्या फायदा होगा? तो पहला चीज, पुनर्वन रोपण से फायदा क्या होगा? तो पहला फायदा होगा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगा। दूसरा फायदा, जलवायु परिवर्तन की गति कम होगी। जलवायु परिवर्तन की गति कम होगी। तीसरा फायदा क्या होगा? मृदा अपरदन कम होगी। मृदा अपरदन कम होगा, जिससे कि मृदा का पोषक तत्व वहीं पे कृषि के लिए उपलब्ध होगा। मृदा का पोषक तत्व अगर पेड़ पौधा नहीं रहता है, तो पेड़ पौधा जो है मिट्टी को अपने जड़ों के द्वारा पकड़ करके रखते हैं, जिस कारण से बारिश के मौसम में ये बहा करके पानी के साथ नहीं जाते हैं इनका पोषक तत्व। अब आगे चलते हैं। ब्रेग्जिट क्या है? तो ब्रेग्जिट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक ब्रे और एक्जिट। ब्रिटेन और एग्जिट शब्द से बना है। एग्जिट, ब्रिटेन और एग्जिट। ब्रेग्जिट के सदस्यों की संख्या 28 है। ब्रेग्जिट का शब्द का जो खोज किया था वो पीटर बाइल्डिंग ने किए हैं। ब्रेग्जिट
यूरोपीय संघ है, एक प्रकार का यूरोपीय संघ है। और ब्रेग्जिट से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो वो होगा ब्रिटेन। ब्रेग्जिट से बाहर होने वाला पहला देश ब्रिटेन। इसका नाम ही है ब्रिटेन और एग्जिट, BR, ब्रिटेन और EXIT, एग्जिट। अब है अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेल प्रणाली नहीं चालित है? वो है पुणे। मैथ। अब 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया? तो एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत जो है यूके, रूस और चीन, मतलब इनके पास, अमेरिका, रूस, चीन के पास एंटी सैटेलाइट है। एंटी सैटेलाइट का विकास कौन करता है? तो DRDO। अब सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होती है सैटेलाइट? पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है। 2020 में भारत के द्वारा परीक्षण किया गया एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति 2020 में भारत के द्वारा परीक्षण किया गया एंटी सैटेलाइट है। और सैटेलाइट भास्कर प्रथम प्रायोगिक था। भास्कर सैटेलाइट, भास्कर पहला प्रायोगिक सैटेलाइट था। भास्कर पहला प्रायोगिक सैटेलाइट 1979 में छोड़ा गया था इसको। और पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया भारत के द्वारा सर्वप्रथम, वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 में छोड़ा गया था। भारत में निर्मित प्रथम अंतरिक्ष यान SLV 3 था। SLV 3 जो कि 1979 में निर्मित हुआ था। इसी के द्वारा रोहिणी का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकार एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी? ये हुबई है। हुबई मोबाइल कंपनी है, मोबाइल बनाती है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी प्रकार उसी भार मात्रा में समान वस्तु को दान कर दिया जाता था, तो इसे तुला भार कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को तराजू पर बैठा करके, एक साइड तराजू पे बैठा हुआ व्यक्ति है और उसी के भार के बराबर सामान चढ़ाया जाए और उसे दान कर दिया जाता था, तो ये तो तुला है। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है तुला भार। अगला देखते हैं, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जाना जाता? तो इंटरफेस मैनेजर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? इंटरफेस मैनेजर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो सफदरजंग स्मारक उत्तर प्रदेश में, सफदरजंग मकबरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब इसमें देखते हैं, सफदरजंग के अलावा सारनाथ स्तूप, बड़ा इमामबाड़ा, ताजमहल। तो ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल को बनाया। ताजमहल को बनाने वाला मिस्त्री कौन था? वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी।
ताजमहल किसके यादगार में बनाया गया था? तो ये मुमताज महल शाहजहां की पत्नी के यादगार में। अब है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, आगरा। अब चलते हैं बौद्ध स्तूप है जो है सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप के बारे में देख, तो सारनाथ स्तूप जो है यूपी में है। यूपी के कौन सा डिस्ट्रिक्ट? यूपी का वाराणसी। सारनाथ स्तूप जो है वाराणसी में स्थित है। और ये वाराणसी एक महाजनपद कालीन राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो वाराणसी जो है आपको काशी की राजधानी वाराणसी है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में उपस्थित है। अब ये सभी जो है बड़ा इमामबाड़ा, ताजमहल, सारनाथ स्तूप यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है और विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। आज इतना ही, आगे कल चलेगा नेक्स्ट वीडियो में।